देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। और देखिए आज आखिरी यानी कि 7th फेज के लिए मतदान लगातार जारी है। महज 1 घंटे का समय बचा हुआ है। उसके बाद आप न्यूज इंडिया पर देखेंगे हमारा सबसे बड़ा एग्जिट पोल भारत भाग्य विधाता, जिसके जरिए हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किसकी बन रही है सरकार, आखिर जनता का जनादेश किसको इस बार मिलना है। और आखिरी चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। दोपहर 3 बजे तक अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो ये 49.68% पर रहा है। सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में वोटिंग हुई है। बिहार में सबसे कम 42.95% वोटिंग हुई है। तो देखिए सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में वोटिंग की गई और सबसे कम बिहार में वोटिंग हुई है। हालांकि आपको बता दें आज 7वें चरण का मतदान, ये आखिरी चरण का मतदान, कुछ ही देर में आप देखेंगे हमारा सबसे बड़ा एग्जिट पोल। सबसे सटीक हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर एग्जिट पोल क्या कहता है। इस बार किसकी बनेगी सरकार, क्या होगा परिवर्तन या मिलेगा समर्थन, यह सबसे बड़ा सवाल। कुछ ही देर में इसका जवाब एग्जिट पोल के जरिए न्यूज इंडिया आपको दिखाएगा। और देखिए जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में न्यूज इंडिया पर सबसे सटीक एग्जिट पोल आपको दिखाएंगे। एग्जिट पोल में पता चलेगा वोटर्स का मिजाज आखिर क्या है। जो वोटर्स मतदान कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, आखिर उनका मन क्या कहता है। क्योंकि इस बार देखिए जो चुनाव हुए वो बिल्कुल अलग थे, और अलग इसलिए क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए का मुकाबला किसी एक पार्टी से नहीं था, या फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी से नहीं था, बल्कि इस बार चुनावी मुकाबला जो है देश के लोकसभा चुनाव को लेकर, आम चुनाव को लेकर, ये एनडीए बनाम इंडिया अलायंस था। 28 दलों का गठजोड़ इंडिया अलायंस एक और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए, जो लगातार दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार, तो वह इंडिया अलायंस भी दावा कर रही है कि 370 के पार का आंकड़ा इंडिया अलायंस को हासिल होगा। हालांकि देखिए ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है वो ये बताते हैं कि वाकई इस बार मुकाबला जो है वो टक्कर का है। अगर एनडीए को लेकर ये कोई सोच रहा है या किसी की विचार है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो देखिए मुकाबला टक्कर का है, कुछ भी हो सकता है। अब हम आपको ये एग्जिट पोल के जरिए यही दिखाएंगे कि आखिर जनता का मूड क्या कहता है, क्या है भारत की जनता के मन में, और क्या इस बार कांग्रेस का हाथ जनता ने थाम लिया है, क्या पंजा का साथ दिया जनता ने, या फिर कमल इस बार फिर से खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत करती नजर आई। चुनावी परिणाम का अब इंतजार है जो कि 4 जून को होगा, लेकिन उससे पहले हर एक चैनल आपको लगातार एग्जिट पोल के जरिए ये दिखा रहा है कि आखिर क्या इस बार परिणाम हो सकते हैं। ये बेशक से अनुमान है, लेकिन अनुमान सटीक भी बैठ सकता है। इसलिए न्यूज इंडिया भी आपको तमाम रिपोर्ट्स के बाद, मेहनत करने के बाद, अब आपको हमारी टीम ये आज कुछ ही देर में बताएगी कि आखिर एग्जिट पोल क्या कहता है। महज 1 घंटे का समय अब बचा हुआ है, सिर्फ 1 घंटे का समय। इस 1 घंटे में जो भी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहता है, उससे अब भी न्यूज इंडिया अपील करता है कि आप अपने घर से निकले, जाए, मतदान करें, वोट करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप जरूर करें। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं फिलहाल, ये विपक्षी बैठक की तस्वीर है, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, उनके आवास पर हुई है। और अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखाएंगे। इन 5 तस्वीरों के जरिए चुनावी हाल क्या है, और इस बार क्योंकि 7वें फेज के मतदान आज हो रहे हैं,
तो उसको लेकर मतदान जो किया है लोगों ने, उसकी ये 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं मिथुन चक्रवर्ती आपको नजर आ रहे हैं, उसके बाद रवि किशन आपको नजर आ रहे हैं, दिनेश लाल निरहुआ आपको नजर आ रहे हैं, आयुष्मान खुराना अभिनेता है वो भी आपको नजर आ रहे हैं, और नुसरत जहां ने भी मतदान किया है वो भी आप इन 5 तस्वीरों में देख रहे हैं। और देखिए, ये 4 और तस्वीरें जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही राघव चड्ढा नजर आ रहे हैं, ओपी राजभर भी नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं। देखिए, इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि चाहे अभिनेता हो, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, हर एक व्यक्ति अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, बढ़ चढ़कर मतदान कर रहा है और अपने मताधिकार के जरिए सरकार जो आपकी है, जो आपने चुना है, वही बनेगी। अब आखिर आपने किसे चुना है, ये अपने रिपोर्ट्स के जरिए हमारी टीम ने मेहनत के बाद एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जिसके जरिए जनता का मिजाज क्या है, जनता का मूड क्या कहता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ गए हैं। आनंद कुमार सिंह हमारे साथ हमीरपुर से जुड़े हैं, और हिमाचल प्रदेश से जसबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, पंजाब से मदन मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए, लगातार जिस तरह से अलग अलग जगह के हालात हैं, 1 घंटे का समय महज बचा हुआ है। मदन जी, आपकी ओर रुख करते हुए आपसे जानना चाहूंगी, महज 1 घंटे का समय बचा हुआ है, इसके बाद एग्जिट पोल के जरिए दिखाएंगे परिवर्तन या समर्थन का परिणाम, लेकिन क्या लगता है 7वें फेज में लोग एक्टिव तो हुए हैं? जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा कि कहा जाए कि 7वें और अंतिम चरण का जो है मतदान जो चल रहा है, और लगभग कहा जाए तो 1 घंटे के बाद जो है ये जो लोकसभा का महापर्व चल रहा था उसका समापन हो जाएगा। ऐसे में अगर हम बात करें कि जो तपत बड़ी जो गर्मी थी, आज जो है वो तापमान नहीं दिखा, थोड़ी जो छांव का जो है रहा, लेकिन उमस भरी गर्मी जरूर रही। लेकिन लोग जो है मतदाता जो है सुबह से लोग तो निकल करके कहा जाए तो बूथ तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन अगर हम बात करें तो दोपहर में जो कहा जाए तो मतदान था वो काफी स्लो रहा। तो ऐसे में अगर बात करें वाराणसी में जो है लगभग जो है चलिए ठीक है, आप लोगों का मैं रुख करूंगी। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार वो भी सुनिए। किस ढंग से उन चीजों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है, और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए, और हमारे कार्यकर्ता अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। ये चीज पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे, और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना, और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने
आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और पूरे ऑल पार्टीज का एक दूसरा भी एक इंस्ट्रक्शन है कि हर कैडर को इसके बारे में बताना, सिर्फ इसके लिए नहीं, जो पहले महीने कहा इलेक्शन में किस ढंग से आखिरी तक बैठना, सी फॉर्म लेना और दूसरे जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होने तक कोई काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए टिल ही गेट्स सर्टिफिकेट। ये हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस थे हमने दिए हैं और सभी लोग एक मत से इसको स्वीकार किए हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमने इतनी कोशिश इकट्ठा होके हमने की है और ये इकट्ठा होने के वजह से आज ये फिगर आपके सामने हम रख रहे हैं। और दूसरा इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीजों में भी गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे और उनको करेक्शन करके, जो मॉडिफिकेशन करके जो। तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना। आज एक बैठक बुलाई गई थी जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि इस बार चुनावी परिणाम में 295 सीट ये तय है, ये आंकड़ा बढ़ सकता है लेकिन घटेगा नहीं और इसको लेकर उन्होंने बयान दिया। अब इस बीच सुनवाते हैं जेपी नड्डा की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा सुनिए। 7वें चरण के समाप्ति पर चुनाव आयोग को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इसके साथ साथ हमारे चुनाव आयोग के लाखों कर्मचारी जो जमीन पर उतर करके जिन्होंने मतदान को सफलतापूर्वक पूरा कराने में अपना योगदान किया है और सुरक्षा कर्मियों ने जिन्होंने दिन रात मेहनत करके कानून व्यवस्था को बना करके लोगों का लोकतंत्र में विश्वास को मजबूती देते हुए चुनाव आयोग के इस मंशा को कि चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, इसको पूरा करने में हमारे लाखों चुनाव आयोग के कार्यकर्ता और साथ में सुरक्षा कर्मचारी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस काम को अंजाम तक पहुंचाया। चले, तो हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद का रुख कर लेते हैं, हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, देखिए, जब हम बात आज 7वें चरण की करते हैं तो जेपी नड्डा ने भी अभी संबोधित करते हुए न केवल धन्यवाद किया बल्कि 7वें चरण के मतदान के समापन के साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार जो चुनाव हुए वो बेहतर ढंग से हुए। लेकिन अगर हम बात करें हमीरपुर की ही बात कर लें तो मतदान जो है उसका प्रतिशत कुछ खास नजर नहीं आया, वोटर्स में कुछ खास उत्साह नजर नहीं आया। ऐसे में हमीरपुर में क्या स्थिति लगती है? 7वें फेज में आखिर मतदान भी लोगों ने किया, अब 4 जून को परिणाम में हमीरपुर का कितना योगदान? यानी लोकतंत्र की जननी, और ये वो त्योहार है लोकतांत्रिक तौर पर जो देश का तमाम हिस्सा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से लेकर तमाम लोग
उसको मनाते हैं और कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक तौर पर अपने मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री चुना जाता है तो उसको राजनीतिक तौर पर अपने मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री चुना जाता है तो उसको लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। आज 7वां चरण का चुनाव था। 7वें चरण मतलब आखिरी चरण। तो कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने को लेकर ये आखिरी घंटा चल रहा है, जहां लगभग तमाम लोग जो 7वें चरण में चुनाव होना वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर बात की जाए हिमाचल की, तो हिमाचल तो बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि उन्होंने हिमाचल के आप 4 सीटें देखें, क्योंकि 4 सीटें हिमाचल में आती हैं, जिसमें से एक मंडी, हमीरपुर, शिमला और कांगड़ा 4 सीटें हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने हर संभव कोशिश की थी कि इसको रिपीट किया जा सके। दरअसल हिमाचल की अगर बात की जाए 2014-2019 में हिमाचल में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और यही कारण है कि उसके इरादे के साथ एक बार फिर 2024 में भी बीजेपी ने अपने तमाम बड़े उम्मीदवारों को यहाँ उतारा है। और मैं इस वक्त हमीरपुर में हूँ। हमीरपुर वो जिला है जहां से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आते हैं। दरअसल अनुराग ठाकुर की बात की जाए तो 4 बार वो यहाँ से जीत चुके हैं। 2008, 2009, 2014, 2019 जीत चुके हैं। उसके बाद 5वीं बार बीजेपी ने उन पर दाव लगाया है 2024 को लेकर। और मैंने सुबह से लगातार आपको दिखा रहा हूं, अगर हमीरपुर की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए, तो लोग सुबह से ही वोट डालने को लेकर बेहद उत्साहित थे। सुबह 7 बजे जब सबसे पहला लाइव में दे रहा था तो उस दौरान मैंने देखा कि कई लोग समय से पहले यानी 10 मिनट से पहले ही लाइन लगानी शुरुआत कर दी थी। और कई जगह मैं जब गया घूमने देखने तो वहां ये लंबी लंबी कतारें देखी। और ये तमाम चीजें इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि 3 बजे तक 58.15 के आसपास की वोटिंग हो चुकी है। और जब 5 बजे तक का आंकड़ा आएगा तो लगभग माना जा रहा है कि 60 से 65% लोग अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया होगा। अगर हमीरपुर की बात की तो हमीरपुर से कहीं ना कहीं जब मैंने खुद अनुराग ठाकुर से बात की तो वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं कि, और एक चीज उन्होंने अपने बातचीत में ये भी बताया कि 4 जून वो दिन होगा जब रिजल्ट आएगा और कहीं ना कहीं मोदी सरकार यानी एक बार फिर मोदी सरकार, जो उनका आंकड़ा है कि अब 400 पार, उस जीत को सुनिश्चित मोदी सरकार करेगी और आगे उसको लेकर बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस ने देखा और आपने कांग्रेस को लेकर अपनी रणनीति आज खुद बनाई। एक आज उन्होंने अपनी बैठक बुलाई इंडिया गठबंधन की, जहां आगे की रणनीति यानी कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के तौर पर और एकता को दिखाने को लेकर आज आखिरी फेज का मतदान, आखिरी फेज के मतदान के साथ ही एग्जिट पोल भी हम अपनी जनता को दिखाएंगे, लोगों को दिखाएंगे। और अब सिर्फ सबको इंतजार 4 जून का है। क्या लगता है पंजाब में क्या स्थिति रहेगी? देखो अभी आप जो मौसम देख रहे हो, जैसे सियासी पारा थोड़ा सा थम गया है और गर्मी थोड़ी कम हो गई है। वैसे आज मौसम में भी पंजाब में गर्मी देखने को कम मिली है और आप इसे देख ही रहे हो जहाँ पे पंजाब में बरसात डलनी शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जैसे सियासत का पारा नीचे आया है और मौसम का पारा भी नीचे आया। और आज जो पंजाब में यहाँ पे इलेक्शन देखने को मिलती है, लगभग जो इस समय तक 52% तक नोट की गई, हो सकता है कि 7-8% और पंजाब में इलेक्शन के परसेंटेज बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं पंजाब में जो इस समय इलेक्शन देखने को मिली है बड़ी शांतिपूर्ण, इक्का दुक्का थोड़ा सा झगड़ा देखने को मिला है। बाकी सभी पंजाब में बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में ये चुनाव हुआ है। और लोगों का जो वोटरों का अभी तक ये नहीं पता चला कि उनने किसको वोट डाली है। क्योंकि वोटर बहुत ज्यादा फैला हो चुका है, वो ये बता ही नहीं रहे कि वोट किसको डाल के आए हैं। ये तो सब 4 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा कि किसने किसको वोट डाली है और किसके हाथ में सत्ता आएगी और किसके हाथ से ये सत्ता जाएगी। चले, राजीव मोहन भी हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं। राजीव, अगर आज के हम फेज की बात करें, वोटर्स काफी स्वस्थ नजर आए, लेकिन अगर ऑल ओवर बिहार की बात की जाए तो क्या लगता है बिहार में आखिर परिणाम क्या कहेंगे, समर्थन या परिवर्तन? देखिए, सुबह में जो मतदान का जो रेट था या कह सकते हैं कि लोगों में जितना उत्साह था, वो धीरे धीरे जो क्योंकि फिर से गर्मी का सितम की बात होगी और जैसे जैसे फिर दोपहर बढ़ते गया उसके बाद लोगों का उत्साह धीरे धीरे कम हुआ। और यही कारण है कि 3 बजे तक से या 40-45 तक ही एवरेज जो है मतदान का रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि अभी समय है और 6 बजे तक का समय है, 6 बजे देखा जाएगा। लेकिन जितना उत्साह सुबह में दिख रहा था वो धीरे धीरे कम हुआ। उससे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा आंकड़ा जाएगा। 55-56 से ज्यादा या 57 से ज्यादा नहीं जाएगा। न 60 को क्रॉस करने की जो ये उम्मीद थी कि खास करके पटना में, क्योंकि पटना एक राजधानी है, बिहार की राजधानी है, तो यहाँ उम्मीद की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन उतना टर्नअप नहीं हुआ। इसलिए अब जो परिवर्तन होने की बात है या पुरानी व्यवस्था कायम रहेगी, इसके लिए तो 4 तारीख का दिन मुकर्रर है, उस दिन ये पता चल जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि ये कह सकते हैं कि दोनों तो बिहार के तमाम 8 सीटों की बात अगर ले लें तो कहीं भी
जो जिनके जो कोर वोटर है उसमें किसी तरह का कोई उत्साह में कोई कमी नहीं थी। अब वोटर्स जो कोर वोटर्स हैं उस कोर वोटर में जो भी गठबंधन के लोग या महागठबंधन के हों, इंडी गठबंधन के हों या एनडीए गठबंधन को जितना उसमें ये तोड़ पाएंगे उसी पर जीत निर्भर करेगी। देखिए, एक तरफ राजीव बिहार में जब हम बात करते हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का साथ है, दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो वहां पर हमें नजर आता है कि किस तरह तेजस्वी यादव जो है या आरजेडी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनावी मैदान में हैं। आखिर जनता को इन दोनों के बीच किसका साथ भाएगा, किसका साथ पसंद आएगा बिहार में, जरा वो भी बताइए राजीव। देखिए, ये कह सकते हैं कि बिहार में किसको कौन सा नेता कहां से जीतेंगे, अब एक एक चीज का आकलन किया जा रहा है और किया जाएगा। लेकिन जो जनता का भाव है, देखिए मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि जो यहाँ इंडी गठबंधन या महागठबंधन के जो कोर वोटर है वो कितना टूटेंगे और उनकी टूटने पर ही एनडीए के जो कैंडिडेट है उनकी जीत निर्भर करेगी, या एनडीए के जो वोटर्स हैं वो कितने टूटते हैं उस पर निर्भर करता है। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों से केंद्र में सरकार है तो जाहिर सी बात है जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है कहीं ना कहीं वो हावी है। लेकिन इसको पाटने के लिए एनडीए की तरफ से ये कहा गया कि अगर फिर से आरजेडी को या इंडी गठबंधन को मौका मिलता है तो बिहार में जंगल राज हो जाएगा और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा और लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। दूसरी तरफ तेजस्वी और उनके जो गठबंधन के नेता हैं वो कहते हैं कि यह सरकार महंगाई लेकर आई है, ये भ्रष्टाचार लेकर आई है, सीबीआई ईडी के तहत लोगों को जो है डरा धमका रही है, अगर ये सरकार बनी तो आरक्षण खत्म कर दी जाएगी, संविधान का ध्यान नहीं रखा दिया जाएगा, संविधान में बदलाव कर दिया जाएगा। तो ये तमाम इस तरह के तमाम आरोप और बयानबाजी तो लगातार जारी ही है। मदन का रुख कर लेते हैं। मदन, देखिए, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं 80 लोकसभा सीटें और 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कुछ हद तक मजबूत नजर आती है, लेकिन ऐसे में विपक्ष की अगर हम बात कर लें तो अखिलेश यादव कहते नजर आते हैं कि इस बार तो 80 की 80 सीटें इंडिया अलायंस जीत जाएगी। क्या जो दम भर रहे हैं अखिलेश यादव, क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साथ जनता को उत्तर प्रदेश में पसंद आएगा? क्या 80 सीटों का जो आंकड़ा कह रहे हैं अखिलेश यादव, उसमें आधी सीटों पर भी क्या इंडिया अलायंस जीत पाएगी? है और उत्तर प्रदेश जहाँ पे 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश से यानी कि वो दिल्ली का रास्ता तय करता है, तो उत्तर प्रदेश जो है काफी निर्णायक उसमें होता है। वहीं अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरह से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है, वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव ने ये कहा कि एक सीट छोड़ करके 79 सीट जो है हम जीत रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के मुद्दे जो लेकर के आई थी, उसके बाद और तमाम जो योजनाएं हैं उसको लेकर के आई थी, लेकिन वहीं जो विपक्ष जो है लगातार जो है इस पर हमलावर रहा और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकास की जो बात कही जा रही थी उसे सिर्फ पूरा कागज बता करके साबित करने की कोशिश की। और साथ ही साथ अगर कहा जाए तो दूसरे से देखा जाएगा कि जिस तरह से कहा जाए संविधान बदलने की जो बात कही गई है, तो कहीं कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो SC/ST के जो वोटर हैं वो जो है कन्वर्ट जो है कहा जाए तो इंडिया गठबंधन की तरफ जरूर हुए हैं। हालांकि जो बसपा के जो कैडेट वोटर थे 20%, उसमें से अगर हम 10% भी मान ले कि जो अगर ये कन्वर्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो है लाभ जो है कहा जाए तो इंडिया गठबंधन को मिलेगा। लेकिन अगर हम वाराणसी सीट की अगर बात करते हैं तो वाराणसी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की जो कहा जाए तो एक सीट माना जाता है और सेफ सीट माना जाता है। और यहाँ पर कहा जाए तो तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ से सांसद के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं 2014, 2019 और 2024 में। लेकिन विपक्ष की तरफ से अजय राय भी जो है यहाँ पर तीसरी बार जो है कहा जाए तो चुनावी मैदान में है। लेकिन 2014 की अगर हम स्थिति को देखें तो अजय राय को मात्र जो है कहा जाए तो 75,000 वोट मिले थे, वो चौथे नंबर पे उसमें थे। लेकिन
2019 में जो है उनका जो है कहा जाए तो वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ा, तो वो लगभग जो है 1,52,000 के आसपास जो है उसमें उन्होंने वोट पाया था। लेकिन 2024 में जिस तरह से कहा जाए समाजवादी पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में इन तमाम जो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो कहा जाए संविधान बदलने की जो बात है, ये जो कहीं ना कहीं जो है उनसे संदेश देने की कोशिश की, वही महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के जो है यहाँ पे गए, तो ये कहीं ना कहीं जो है एक है, क्योंकि ओबीसी वोटर जो है यहाँ पे ज्यादा वाराणसी की बात करें तो वो निर्णायक होता है कि 50% जो है वोटर्स जो है ओबीसी हैं, और वो निर्णायक होता है कि वो किसके तरफ वो जाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। अब कुछ ही क्षणों का जो समय बाकी है, उसके बाद ये कहा जाए तो मतदान की जो प्रक्रिया जो महापर्व का जो था वो जो है थम जाएगा। उसके बाद जो है जो 8 यहाँ से प्रत्याशी है उनका जो भाग्य का फैसला जो है ईवीएम में बंद हो जाएगा, और 4 तारीख को ये निर्णय होगा कि आखिर ठीक है, अब देखना होगा कुछ ही देर में एग्जिट पोल के जरिए न्यूज इंडिया आपको दिखाएगा कि आखिर जनता का मूड इस बार क्या कहता है, इस बार जनता के मन में आखिर कौन है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि न्यूज इंडिया आपको दिखाएगा सटीक एग्जिट पोल।